हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल के इस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग आज जान रहे हैं, आज ईद का माहौल है। तो सबसे पहले मेरे और मेरे टीम के तरफ से आप लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोग वीडियो अपलोड किए, तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम, उसके बाद PDF नोट्स, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब का लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाइए, PDF डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि जो वीडियो वहाँ पे अपलोड किया गया है, उसके साथ ही साथ हम लोगों का टेलीग्राम चैनल बन चुका है। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जुड़िए, ताकि डेली का डेली अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियो डेली बनाया जाएगा उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, PDF प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी नया अपडेट्स रहेंगे वो सब आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, तो हम लोग का डी ब्लॉक में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि डी ब्लॉक का फ्लो चार्ट कैसे डेवलप करेंगे, कितने सीरीज़ होते हैं, 3D सीरीज़ क्या होता है, 4D सीरीज़ क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे कि कुछ मेन बातें जिससे डी ब्लॉक से डायरेक्ट एज इट इज़ बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं फिर से उस चार्ट को बोर्ड पे फ्लो करना चाहूँगा, और आप लोग भी जितने बार उस चार्ट को बनाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1 मिनट लगेगा, पहले मैं उस चार्ट को बना देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, चार्ट बोर्ड पे बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग इसके बारे में एक एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और इस पॉइंट से बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग भी इस चार्ट को जितने बार बनाएंगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक्टिनम वाला तो हम लोग बनाते नहीं हैं, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो एक्टिनम सीरीज़ वाले होते हैं ये सारे के सारे हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। इनको आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए इनको नहीं स्टडी करते हैं। अब इनके ऊपर बात करते हैं कुछ की पॉइंट के बारे में। आखिर क्या इनमें की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का ट्रिक भी पढ़ेंगे। तो इनके लिए पहला की पॉइंट यही है कि पहले आप स्कैंडियम को मार्क करिए। स्कैंडियम जो होता है डी ब्लॉक में, स्कैंडियम सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होता है। कहने का मतलब है कि स्कैंडियम जो होता है ये सबसे हल्का तत्व होता है। स्कैंडियम सबसे हल्का तत्व होता है, ठीक है। उसके बाद स्कैंडियम जो होता है ये हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करता है। इसके कहने का मतलब है कि जो स्कैंडियम होता है ये परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाता है। परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाने का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। तो स्कैंडियम का हम लोग मान के चलेंगे कि जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +3 होता है, ये परिवर्तित नहीं दिखाता है। लेकिन ये केवल NCERT के अकॉर्डिंग है, ऐसे स्कैंडियम वेरिएबल शो करता है। नेक्स्ट बात हम लोग बात करेंगे जो टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम को हम लोग कहते हैं फ्यूचर मेटल।
मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि टाइटेनियम को हम लोग भविष्य का धातु कहते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट हैं जो एलिमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन आता है कि 3D सीरीज के उस एलिमेंट का नाम लिखिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। मतलब तो 3D सीरीज के उस एलिमेंट का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसका नाम है मैग्नीज। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। उस कंपाउंड का नाम है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया जा चुका होगा, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा पैलेडियम होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम लोग सफ़ेद सोना कहते हैं, वाइट गोल्ड। प्लेटिनम को हम लोग कहते हैं सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। यानी जो प्लेटिनम होता है इसको वाइट गोल्ड कहते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 78 होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो ग्रुप नंबर 11 होते हैं, ग्रुप नंबर 11 वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा Cu है, Ag है, Au है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्वाइनेज मेटल, हिंदी में कहते हैं मुद्रा धातु। मतलब जो हमारे राजा महाराजा थे उस समय के, इसका यूज़ करते थे अशरफियाँ बनाने में, मुद्रा बनाने में, लोगों को बांटा करते थे, तो इसीलिए इनको कहते हैं क्वाइनेज मेटल। तो आप याद रखिएगा कि जो ग्रुप 11 के एलिमेंट होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड Au, इनको हम लोग कहते हैं क्वाइनेज मेटल, मुद्रा धातु। उसके बाद नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, जो ग्रुप नंबर 12 वाले होते हैं, ग्रुप नंबर 12, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं असंक्रमण तत्व। कहने का मतलब, मैंने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि डी कक्षक पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। लेकिन इनके केस में जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका डी कक्षक पूरी तरह से भरा होता है। इन सब में D10 सिस्टम होता है, इसीलिए इनको हम लोग संक्रमण तत्व न करके असंक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे अगर जिंक है तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो जब जिंक हमारा जिंक से जिंक +2 में जाएगा तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10 4s2। तो जब ये जिंक +2 में जाएगा तभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 रहेगा। इसी तरह कैडमियम जो होता है Cd, एटॉमिक नंबर 48 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका होता है 4D10 5s2। तो जब कैडमियम हमारा +2 में जाएगा, +2 में जाने का मतलब होता है कि कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे बनेगा 4D10। यानी ये एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में भी D10 है, जब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तब भी इनमें D10 क्या होता है, पूरी तरह से भरा होता है, जिसके कारण इसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। मरकरी भी होता है, मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा बनता है 5D10 और 6s2। और जब मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Hg+2 में आएगा, और Hg+2 में भी हमारा D10 सिस्टम होता है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। तो NCERT का क्वेश्चन है कि जो सभी संक्रमण तत्व होते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो इस वर्ड को हम पहले लिख देते हैं।
देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, लेकिन जो सभी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके लिए संक्रमण तत्व यूज नहीं करेंगे। अगर इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। पहली बात, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबसेल में इंटर करेगा, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाएगा, तो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाया गया। लेकिन अब डी ब्लॉक के कुछ ऐसे ही एलिमेंट होते हैं, अभी अभी मैंने बताया था, जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है। अब ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनमें D10 सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन को डी सबसेल में भरा भी गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया। लेकिन ट्रांजिशन के लिए स्पेशली एक वर्ड यूज़ किया गया था। मैंने बताया था कि संक्रमण का मतलब क्या होता है। संक्रमण का मतलब होता है कि डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, मतलब पार्शियली फिल्ड, यानी D10 सिस्टम नहीं होना चाहिए, D1 से लेकर D9 होना चाहिए। तो इसीलिए वर्ड लिखा गया है, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, लेकिन इनके लिए ट्रांजिशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और नहीं करने का रीज़न होता है कि इनका डी कक्षक पूरी तरह से भरा होता है। अगर जिंक, कैडमियम, मरकरी का डी कक्षक पूरी तरह से भरा नहीं होता तो इसके लिए हम लोग के वर्ड यूज़ कर सकते थे ट्रांजिशन एलिमेंट, यही रीज़न होता है। और अगर कोई पूछा कि संक्रमण तत्व का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो सीधा सीधा संक्रमण तत्व का मतलब होता है कि डी कक्षक हमारा पूरी तरह से नहीं भरा होना चाहिए। तो ये हमारा इस वर्ड का मतलब था। एनसीईआरटी का सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक अगला पॉइंट इसमें यह है कि डी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है कि उस एलिमेंट का नाम बताइए जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आप लोग जानते होंगे हमारा टंगस्टन होता है 74। टंगस्टन जो हमारा होता है, सुने होंगे आप लोग कभी कि टंगस्टन जो हमारा यूज़ होता है बल्ब के फिलामेंट में, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं, MSQ में 1 नंबर में आ जाएगा, सिलेक्ट करना रहेगा, तो हम लोग यही टिक करेंगे। उसके बाद एक डेंसिटी पे क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, घनत्व जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ऑस्मियम होता है, इरिडियम होता है। तो अगर कहीं भी आप चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बताया जाता है ऑस्मियम का, लेकिन जो ऑस्मियम का डेंसिटी होता है 22.4 होता है, और इसका जो डेंसिटी होता है 22.5 इतना होता है। तो इरिडियम का डेंसिटी जो होता है ऑस्मियम से ज़्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारा इरिडियम का होता है, देन ऑस्मियम का होता है। लेकिन अगर कहीं भी ऑप्शन में इरिडियम नहीं दिया है तो हम लोग ऑस्मियम को टिक करेंगे। तो ये था की पॉइंट जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। एक बार जो हम लोग पढ़े हैं उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहले मैंने बताया था कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा होता है स्कैंडियम। टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल बोलेंगे, भविष्य का धातु। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा दिखाता है 3D सीरीज में मैग्नीज। जो ग्रुप 12 वाले होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, लेकिन इनका फुली फिल्ड होता है। ग्रुप नंबर 11 वाले Cu, Ag, Au, इनको हम लोग कहते हैं क्वाइनेज मेटल, मुद्रा धातु। प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहते हैं। इरिडियम का डेंसिटी ऑस्मियम से ज़्यादा होता है, सेकेंड नंबर पे ऑस्मियम आता है। डब्लू को टंगस्टन कहते हैं। टंगस्टन जो हमारा होता है इसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके बाद स्कैंडियम हमारा परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक बात और है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सारे के सारे हमारे धातु होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब एलिमेंट हमारे ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं,
केवल एक एलिमेंट को छोड़कर, उसका नाम है मरकरी। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इसका 80 होता है। जो मरकरी हमारा होता है ये हमारा कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं थर्मोमीटर में, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यानी नापने के लिए। तो ये बात स्पेशली आप टिक करके रखिएगा कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड होते हैं, केवल मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी हमारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। थर्मोमीटर में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, जो टेक्नीशियम होता है, टेक्नीशियम हमारा एक ऐसा मेटल होता है जो गैस स्टेट में पाया जाता है। डी ब्लॉक का ही होता है टेक्नीशियम, हमारा गैस स्टेट में पाया जाता है। तो ये आज का टोटल समरी था, की पॉइंट था, आप इसको याद रखिए और एक नोट्स बनाइए, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद उसको लर्न करिए। जो यहाँ पे की पॉइंट बताया गया इससे एज इट इज़ डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करेंगे अगले लेक्चर में। और सबसे बड़ी बात है कि जब चैनल को सब्सक्राइब करिए तो बहुत लोग सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, तो आप एक काम करिए कि बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुँचे। और वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, नहीं कि बीच में से देखने लगे तीसरा लेक्चर तो समझ में नहीं आएगा प्रॉपर। और हर एक वीडियो का लिंक हर एक नए नए वीडियो के नीचे अपलोड किया जाएगा। जैसे अब इस वीडियो के नीचे यानी जो लेक्चर 3 है इसका जो वीडियो आएगा, पहले लेक्चर का दूसरे लेक्चर का लिंक इसके नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, हर एक सुविधा आपके लिए है। टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों का ज्वाइन करिए। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।